हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस। तो हमने डिस्कस किया था कि जो डायमेंशंस हैं वो डीएनए है एक हिसाब से। जब आप यूनिट्स को फॉर्मुलेट करते हो तो हमने कहा था कि हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, और उनको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो इन फंडामेंटल पे क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। और फिर हमने कहा था कि जो यूनिट्स का जो कंसेप्ट है उसमें हम क्या करते हैं, फंडामेंटल की यूनिट्स जो है उनको डिसाइड करते हैं, और उनको डिसाइड करने के बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स अपने आप फंडामेंटल से मिल जाती हैं। तो अब हम वो जो कंसेप्ट है जिससे हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फंडामेंटल से, उसको पढ़ेंगे। और वो जो है वो मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, जिसमें आप क्या करोगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कैसे फंडामेंटल की पावर्स पे डिपेंड कर रही हैं उनको पढ़ोगे। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? मास, और मास को जब मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ एज़ अ डायमेंशन तो कैपिटल एम लिख के रिप्रेज़ेंट करता हूँ, और जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे तो स्क्वेयर ब्रैकेट डाल के लिखेंगे। तो मास के बाद हमारे पास आ गया लेंथ, फिर टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारी गिवन 7 डायमेंशंस हैं जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को असाइन की हैं। और हमने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर मैं पुराना मेथड देखूं तो मेरे पास जो टेम्परेचर है उसको मैं रिप्रेजेंट करता था थीटा के साथ। फिर जो करंट है उसको मैं पहले रिप्रेजेंट करता था आई, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको जे, एंड जो क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन। तो ये हमारे वो अलग अलग सिंबल्स हैं जो हम पहले यूज करते थे। तो सिंपल सी बात है कि हमने अभी जो यूज करने हैं वो मैंने पहले लिखे हुए हैं। जो बाद में लिखे अगर कभी किसी बुक में हो तो घबराना नहीं है, समझ लेना है कि यार मतलब ये पुराने कंसेप्ट से वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको फंडामेंटल के बेसिस पे देखेंगे कि उनकी डिमेंशंस क्या आ रही हैं। तो पेज मिल गया सबको? तो हम देखो अब सबसे पहले स्टडी करेंगे एरिया। अब एक चीज याद रखनी है, जब भी आप डायमेंशंस निकाल रहे हो तो कोशिश करो कि हर क्वांटिटी जिसकी डिमेंशन निकाल रहे हो उसका आपको फॉर्मूला पता हो। अब जैसे एरिया है, अब एरिया का ना कोई भी एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मैं स्केयर लूं तो उसमें एरिया जो है वो साइड स्केयर हो जाएगा, या अगर मैं एक रेक्टेंगल लूं तो उसमें मेरे पास एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। अच्छा, अगर मैं एक सर्कल लूं तो उसमें मेरे पास वो पाई आर स्केयर हो गया। अगर मैं लेट अस से एक गिवन स्फीयर ले लूं तो उसमें मेरे पास जो एरिया है वो 4 पाई आर स्केयर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक एरिया जो आपको पता है, जो भी आपको पता है, और आपने अब यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि ये जो एरिया है ये मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में से किन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए आप देखो, ये अगर देखो साइड स्केयर, तो अगर मैंने कोई साइड निकालनी है, जैसे अगर मैंने कोई साइड निकालनी है तो वो साइड क्या है, वो साइड एक लेंथ है, लेंथ है। तो ये ए स्केयर मतलब ये लेंथ स्केयर हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये एल इंटू बी देखना है तो एल क्या है, लेंथ, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ वो भी एल स्केयर हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये वैल्यू जो है लेंथ इंटू लेंथ, ये भी क्या हो जाएगी, एल स्केयर। ये मेरे पास जो गिवन पाई आर स्केयर है, तो जो पाई है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है, 22/7 या 3.14। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो मतलब एक वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। और पाई की कोई डिमेंशन नहीं है, इट हैज नो डायमेंशंस। और ये जो आपका आर स्केयर आपने लिखा है, तो आर क्या है, रेडियस, रेडियस क्या है, लेंथ। तो ये भी क्या बन गया, एल स्केयर। ऐसे ही 4 पाई जो है वो भी कांस्टेंट है, उसकी भी कोई डिमेंशन नहीं है। और जो आर है वो क्या हो गया, एल स्केयर। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, कोई भी फॉर्मूला लिख लो, एरिया का कोई भी फॉर्मूला लिख लो, उसकी डिमेंशन क्या आ रही है,
एल स्केयर। तो मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लिख लूँ, तो पहली बात है कि फॉर्मूला आप कोई भी लिखो, बस उस क्वांटिटी का होना चाहिए, डिमेंशन आपकी आ जाएगी। और यहाँ पे साइड स्केयर है, तो साइड स्केयर की डिमेंशन क्या होगी? एल स्केयर। तो इसको आप स्केयर ब्रैकेट में लिखोगे। जब भी डिमेंशन लिखनी है, किसमें लिखना है? स्केयर ब्रैकेट। और कोशिश करो कि आपका आंसर इन्फॉर्मेटिव हो। तो इन्फॉर्मेटिव मतलब फाइनल अगर आंसर लिखना है, फाइनल आंसर, तो आप इसको M0 L2N T0 करके लिखो। ऐसे लिखने से आप क्या कर रहे हो? अपने आंसर को और ज्यादा क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेटिव बना रहे हो। अपने आंसर को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कर। हाँ जी, ठीक है जी। अब मेरे पास नेक्स्ट जो आ गया दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ जी, पूछो। M0 क्यों हुआ? जैसे देखो यहां पर ना M0 एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो M0 का मतलब है कि ये जो एरिया है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, और ये जो एरिया है वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या है कि हम सिर्फ ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरा जो एरिया है वो ना मास पे डिपेंड कर रहा है और ना ही वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। और उसकी कितनी पावर पे? पावर 2। और क्वेश्चन आया कि सर सिर्फ एमएलटी क्यों? तो उसका आंसर हमने लास्ट क्लास में दिया था कि हम फिजिक्स की कोई भी ब्रांच उठा लें, मैकेनिक्स उठा लें, थर्मोडायनेमिक्स उठा लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उठा लें, ऑप्टिक्स उठा लें, मॉडर्न फिजिक्स उठा लें, कुछ भी उठा लें, सब में एमएलटी आएगा ही आएगा। ये बेस है, ये आएगा ही आएगा। हाँ, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा तो वहां पे टेम्परेचर आ गया, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ा वहां पे करंट आ गया, ऑप्टिक्स को पढ़ा ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ गई, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी वहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया। तो जैसे जैसे फिजिक्स की एक स्पेसिफाइड ब्रांच पढ़ते हैं तो बाकी चार वहां पर आती हैं स्पेसिफाइड ब्रांच में। पर एमएलटी हर जगह ही है, तो इसलिए हम एमएलटी को तो हमेशा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। बाकी चार को सिर्फ तब लिखेंगे जब उनकी वहां पर पावर जीरो के अलावा होगी, जब वो सच में वहां पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज उनको हम मेंशन नहीं करते। तो अगर अब मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम जो है वो आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, या आपके पास क्यूबॉइड हो गया, या क्यूब है तो इट इज योर एल क्यूब, साइड क्यूब। अगर एक स्फीयर है तो इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि कोई भी ले लो, सब में लेंथ लेंथ एंड लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर लेंथ लेंथ एंड लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो इसकी डिमेंशन क्या हो जाएगी? एल क्यूब। तो इसकी डिमेंशन होगी M0 L3 एंड T0। तो ये इसकी डिमेंशन बन गई। तो वॉल्यूम की डिमेंशन जो है वो हमारे पास आ गई एल क्यूब। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया मास पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास आ गया मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो मास पर यूनिट लेंथ है इसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं? मास पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है जी। मेरे पास जैसे कोई एक पतली सी वायर है, मैंने एक पतली सी वायर ली, ऐसे बड़ी थिन वायर ली ऐसे। तो जो थिन वायर ली उसकी लेंथ तो चलो सिग्निफिकेंट है, पर अगर मैं इसकी थिकनेस देखूं तो ये थिकनेस इतनी कम है कि अगर मैं इस थिकनेस से एरिया या इस थिकनेस से मैं वॉल्यूम निकालूं तो वो बहुत कम आएगा। अब जैसे आपने ऐसे एक डायमेंशन ली, देखो ऐसे एक डायमेंशन ली, जैसे ये लेंथ आपने जो है वो ले ली सपोज जस्ट समझाने के लिए 10 मीटर। और आपने ये वाला जो देखो ये वाला थिकनेस, ये ब्रेथ जो है, ये आपने सिर्फ लेटेस्ट से लिया 0.01 मीटर, क्योंकि ये बहुत पतला है, मतलब ये सेंटीमीटर से भी कम है। तो आपने इसको ले लिया 0.001 मीटर। अच्छा, लेंथ तो 10 मीटर है, पर अगर मैं आपको कहूं बेटा इसका एरिया निकालो, तो एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 इंटू 0.001, तो ये कितना आ गया? 0.01 मीटर के। देखो कितना कम एरिया है ना, कितना कम एरिया। कहने का मतलब अगर कोई चीज बहुत
थिकनेस बहुत कम होगी तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा, उसका एरिया भी कम होगा। तो जब आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जिसकी लेंथ तो है पर उसकी थिकनेस बड़ी कम है, पतली सी वायर है, तो पतली सी वायर में एरिया सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं होगा, पर लेंथ जो है वो सिग्निफिकेंट होगी। और मैं फिर वहां पे देख रहा हूँ कि ये बॉडी का जो मास है वो लेंथ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास लेंथ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लीनियर मास डेंसिटी, उसको कहूंगा मास पर यूनिट लेंथ। और इसकी सिग्निफिकेंस होती है वायर्स में, जब हम वायर्स को लेते हैं। और इसका फॉर्मूला हो गया मास ओवर लेंथ। अब देखो मास को अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लो तो कैपिटल एम, और लेंथ लो तो वो एल। तो आपके पास ये एम, और हमने जब भी डायमेंशन लिखनी है तो वो पावर्स के टर्म में लिखनी है, तो जो नीचे क्वांटिटी होगी वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये जो क्वांटिटी है ये ऊपर जाके माइनस होगी। तो हमारे पास ये गिवन डायमेंशन बन गई। और इसको अगर मैं और इंफॉर्मेटिव करना चाहता हूं तो m1 l-1 एंड t 0। और यहां पे देखो जब मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो 1 है, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा तो वो क्या है, 1 है। हाँ जी, क्लियर है ये। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ गई टर्म डेंसिटी। तो जो डेंसिटी है वो हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी को हम जनरली ऐसे रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वी जनरली रिप्रेजेंट डेंसिटी बाय दिस सिंबल एंड दिस सिंबल इज रो। तो इस सिंबल को हम रो, RHO रो कहते हैं। तो डेंसिटी को हम जनरली पहले हम डी से रिप्रेजेंट करते थे, पर अब हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। तो ये जो मास ओवर वॉल्यूम है, तो यहाँ पे देखो बेटा, मास को अगर मैं लिखूं तो ये मास मेरे पास हो गया m, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ 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 लेंथ, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ, तो ये क्या हो गया, एल क्यूब। तो मेरे पास ये बन गया m1l-3। तो ये m1l-3, और अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं तो m1l-3 एंड t0। अब देखो ये भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर एग्जामिनर को कोशिश करो कि ना मार्क्स कट करने का मौका मत दो। तो बेस्ट है कि लास्ट में जब भी आंसर लिखना है, लास्ट में, तो उसको MLT के फॉर्म में लिखो। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हर बार जो जीरो है उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर जब लास्ट में आंसर लिखना है तो लास्ट में जो MLT है तीनों के टर्म्स में लिख दो। अगर वो नहीं है तो उसको M या L या T जो भी नहीं है उसको जीरो पावर कर दो। अच्छा, अब ये जो आप गिवन देख रहे हो डिमेंशन, पहली सिग्निफिकेंस तो इसकी ये है कि इसके हेल्प से आप यूनिट्स बना सकते हो। पहली तो यही होगी कि हमने क्या कहा था कि जो हमारे फिजिसिस्ट हैं या जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो सारे बैठ के सिर्फ फंडामेंटल की यूनिट्स को डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड जो होती हैं वो फंडामेंटल की यूनिट्स होती हैं, तो ड्राइव यूनिट्स अपने आप बन जाती हैं फंडामेंटल से। तो यहाँ पे अगर एरिया की यूनिट देखनी है तो आपने सिर्फ देखना है कि एरिया जो है ना वो डायमेंशन क्या है, l⁻²। तो अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, कौन सी यूनिट की, SI, तो SI में L क्या होता है, मीटर। तो SI में L क्या है, मीटर, तो इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसकी यूनिट क्या बन रही है, डायमेंशन L³ है, तो अगर डायमेंशन L³ है तो इसकी यूनिट बनेगी मीटर क्यूब। और अगर मैं लेट अस से मास पर यूनिट लेंथ को लूं तो मास पर लेंथ किलोग्राम, क्योंकि मास हो गया किलोग्राम, मास हो गया किलोग्राम, एंड लेंथ हो गया मीटर, तो ये हो गया पर मीटर, क्योंकि l⁻⁻1 है, तो जो भी पावर आएगी वो आपकी यूनिट की पावर होगी, किलोग्राम पर मीटर। और फिर अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं तो यहां पे मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ जी, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैं किसी भी बॉडी की डेंसिटी को वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड की डेंसिटी के साथ कंपेयर करता हूं
तो वो जो कंपैरिजन है उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज के साथ कंपेयर करना। तो मैं गिवन बॉडी की डेंसिटी, जिस भी बॉडी को पढ़ रहा हूं, उसकी डेंसिटी को किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? वाटर की डेंसिटी के साथ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरे पास ये आ गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आया कि हम इसको वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ क्यों कंपेयर कर? वाई? हाँ जी, क्या आप बता सकते हो क्यों? अब देखो, वन ऑफ द रीजन अगर मैं देखूं तो अगर हम अर्थ पे देखें तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वाटर के तो लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं है। और हमें पता है कि लाइफ पहले स्टार्ट भी कहाँ पे हुई थी? वाटर में। और अगर मैं वाटर की प्रॉपर्टीज को देखूं तो उसमें एक डेंसिटी की प्रॉपर्टी जो है वाटर की, बड़ी इंटरेस्टिंग डेंसिटी की प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल सब्सटेंस लो डेली लाइफ में, सॉलिड है, उसको गर्म करते रहो, गर्म करते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब उसके एटम्स इतनी दूर हो जाएंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा मतलब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। उसको गर्म करिए तो एक टाइम आएगा कि एटम्स इतने ज्यादा दूर हो जाएंगे कि वो अब लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस। उल्टा, अगर मैं गैस को ठंडा करूंगा तो ठंडा करते करते क्या होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं उसको और ठंडा करूंगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को ठंडा करते हो तो ठंडा होने पे उसकी जो डेंसिटी है ना वो बढ़ती है, गर्म करते हो तो डेंसिटी कम होती है। अब अगर मैं किसी एक नॉर्मल लिक्विड की बात करूं वाटर के अलावा, तो मैं एक नॉर्मल लिक्विड को ठंडा कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ, तो वो लिक्विड ठंडा होते होते सॉलिड में कन्वर्ट होगा। जो सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी उसी के अपने लिक्विड से ज्यादा होगी, और क्योंकि वो डेंसिटी अपने ही लिक्विड से ज्यादा होगी तो वो नीचे को सेटल हो जाएगा। लिक्विड ऊपर आ जाएगा, सॉलिड नीचे चल जाएगा। वाटर में पता है क्या है? वाटर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वाटर को आप ठंडा करो तो नॉर्मल लिक्विड की तरह वो भी, जब आप ठंडा करते हो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी डेंसिटी बढ़ती है। जैसे पानी है 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपने उसको फ्रिज में रखा, ठंडा कर रहे हो, तो 24 से वो 20, 20 से वो 15, 15 से वो 10, 10 से लेके जब तक वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचता तब तक उसकी डेंसिटी बढ़ती रहती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी रहती है मैक्सिमम। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होती है। 4 से लेके 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी डेंसिटी बढ़ने की जगह कम होनी शुरू हो जाती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो आइस बनता है तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। और वो जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करता है। आपको पता है, आप पीते हो भी गर्मियों में, आपने आइस डाल के पीना, तो वो आइस क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो आइस क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, लेकिन वो ज्यादा होनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप किसी चीज को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो वो हैवी हो जाता है, उसको नीचे, उसकी वो जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, बढ़ने से उसको नीचे जाना चाहिए था, पर यहां तो डेंसिटी कम होगी। और वाटर को जब हमने पढ़ा तो हमने क्या नोटिस किया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो यहां पे ये चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर इज, हाँ जी बोलो, मैक्सिमम। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी की एक और खासियत जो हम अपने डेली लाइफ में अगर देखें, जैसे देखो जब ठंड होती है तो हम कहते हैं जी वो कश्मीर में डल लेक फ्रीज होगी। तो अब ये फिल्मों में भी आपने देखा हुआ है कि वो जो लेक होती है वो फ्रीज हो जाती है। तो जब वो लेक फ्रीज हो जाती है तो ध्यान से नोटिस करो, लेक ऊपर से फ्रीज है पर नीचे अभी भी पानी है। अब पानी अगर नीचे है ना तो वाटर बॉडी अंदर जो आपका फ्लोरा फ्यूना, मतलब जो अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। नो डाउट थोड़े कम हो जाएंगे, पर वो अभी भी लाइफ अंदर क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। और अगर ये आइस नीचे चल जाती तो फिर तो वो नीचे चल जाती, फिर ऊपर फिर आइस बन जानी थी क्योंकि ठंड है, फिर वो नीचे ऐसे पूरी, अगर वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा वो आपका गिवन वाटर बॉडी जम जाती, तो फिर तो वाटर बॉडी, जब सर्दियां हैं तो सब खत्म, गर्मियों में फिर कैसे दोबारा से पैदा होंगे? तो सर्दियों में क्या होगा? ऊपर बर्फ है, नीचे लाइफ फॉर्म है पर थोड़ी है, पर जैसे ही फिर गर्मियां आएंगी वो फिर दोबारा पानी, वो लाइफ फॉर्म अपने आप को फिर रिप्रोड्यूस करके फिर बढ़ जाएगी। तो ये एक साइकिल चल रहा है।
तो वाटर की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि वाटर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी लिक्विड से उसको अलग करती हैं, इसीलिए वो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने वैल्यू याद रखनी है, और इसकी जो वैल्यू है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब ये अभी हम डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इस बात की जो मैं बोल रहा हूँ, पर ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस है फ्रॉम योर डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस आगे भी जब हम चैप्टर्स करेंगे तो वहां पे भी, तो ये याद रखना है। और अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा डायमेंशन, डायमेंशन, तो देखो जो डेंसिटी है वो ऊपर है ml-3, नीचे भी क्या है ml-3, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये ऊपर और नीचे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, 1। 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है कि m की पावर भी 0 है, l की पावर भी 0 है एंड t की पावर भी 0। और अगर ये तीनों 0 हैं तो ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, ये क्वांटिटी ना तो मास पे डिपेंड कर रही है, ना लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ना टाइम पे। तो ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस, ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये क्या है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब है वो क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशंस। और अगर कोई क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होगी तो इट विल हैव नो यूनिट्स, क्योंकि डायमेंशन में क्या करते थे, यूनिट्स बनाते थे। एम अभी पीछे आपने बनाया कि अगर किसी का एम है तो केजी है, किसी का एल है तो मीटर है, किसी का टी है तो सेकंड है। अब इसका तो ना एम है ना एल है ना टी है, तो फिर इसकी यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट्स। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि डिमेंशनलेस क्वांटिटी हैज नो यूनिट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि जो भी चीज डायमेंशनलेस होगी उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैज नो यूनिट्स। हाँ जी, समझ गए, ठीक है। अब ऐसे कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आपको और पता है कुछ, जब पता लगेंगी तो बीच में मेरे को बताते रहना। आई विल गिव यू फ्यू सम टाइम टू मेमोराइज, याद करो। आपने अभी तक और ऐसी क्वांटिटीज देखी हैं जो डायमेंशनलेस हैं, जिनकी जो यूनिट्स नहीं होती हैं, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज। हाँ जी, हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज सही है, बिल्कुल सही है, वो भी आपकी। हाँ जी, वेलोसिटी रेशो, हाँ वेलोसिटी रेशो, अगर हम मैं बेस्ट एग्जांपल लूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर आप क्या नोटिस करोगे कि ऊपर और नीचे जो आपकी डायमेंशंस हैं वो सेम होंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी, और ओवरऑल डायमेंशन क्या आएगी, m0 l0 t0, 1 आ जाएगी। और वो जो क्वांटिटी वो डायमेंशनलेस होगी और उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। और जिसकी यूनिट नहीं होती ना वो जस्ट एक प्योर नंबर होता है, यूनिट नहीं होती, वो क्या होता है, एक प्योर नंबर, बस उसमें नंबर होता है, उसमें हम नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने कल क्या कहा था कि अगर यूनिट नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, याद है मैंने कहा था कि यूनिट नहीं बोलेंगे। पर जो डिमेंशनलेस है उसमें कोई यूनिट ही नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, नंबर होता है। जैसे अगर मैं कहूं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आपको कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। मैं कहूंगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आपको कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो बस उसमें सिर्फ क्या है आपके पास, क्या है आपके पास, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्पीड, या हमारे पास आ गई वेलोसिटी। तो स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो देखो डिस्टेंस लेंथ हो गया टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ हो गया टाइम टी, तो ये हो गया L1 t -1, ये हो गया L1 t -1, और ये हो गया L1 n t -1। तो इसकी जो मैं डिमेंशन वो लिख सकता हूँ m0 L1 n
t-1, ये मेरी स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ये जो मैंने वर्ड यूज किया ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब है अगर मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं? हाँ, बता सकते हो? अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड आएगा या आगे जाके प्रेशर ग्रेडियंट वर्ड आएगा या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट वर्ड आएगा, मतलब क्वांटिटी होगी उसके बाद ग्रेडियंट वर्ड लिखा होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो क्वांटिटी पहले लिखी हुई है वो वहां पर उस केस में विद डिस्टेंस बदल रही है, और आप उस क्वांटिटी की विद डिस्टेंस जो चेंज है उसको समझना चाहते हो। जैसे मैंने कहा प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर जो है वो विद डिस्टेंस क्या कर रहा है, बदल रहा है, और मैं प्रेशर का विद डिस्टेंस जो चेंज है उसको समझना चाहता हूँ। तो मैंने कहा प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हाउ द प्रेशर इज चेंजिंग विद डिस्टेंस। मैंने कहा टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो मैं देखना चाहता हूँ हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग विद डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट, हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद डिस्टेंस। अब क्वेश्चन आया कि सर ये कैसे होगा? तो मेरे पास देखो, अगर मैं एक नॉर्मल केस लूं, जैसे मेरे पास अगर एक वाटर बॉडी को हम देखते हैं, जैसे मैं एक रिवर या कोई ओशन देखता हूं, तो देखो आपको पता है कि जब आप वाटर बॉडी, एक बड़ी ह्यूज वाटर बॉडी को देखोगे, एक रिवर को देखोगे या सी को या ओशन को, तो उसका जो बिल्कुल टॉप सरफेस है उसमें बहुत हलचल होती है, टॉप सरफेस बहुत मोशन में होता है। टॉप सरफेस में हलचल क्यों होती है? क्योंकि विंड ब्लो करती है, एयर ब्लो करती है। तो ये जो आपकी विंड है जब ये ब्लो करती है, जैसे ये एयर ब्लो करती है, तो एयर क्या करती है, जो वाटर है जो बिल्कुल टॉप पे है इसको अपने साथ आगे लेके जाती है, जिसके कारण ये वाटर विंड के साथ आगे जाता है, इसमें मोशन आता है। अब ये आगे जा रहा है, तो जब ये आगे जा रहा है तो ये आगे जाते हुए क्या करता है, ये आगे जाते हुए क्या करता है, ये नीचे वाली लेयर को भी अपने साथ कहता है चल। पर जो नीचे वाली लेयर है ना, वो उसको ऊपर वाली लेयर को रोकती है जाने से। इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो जब वो रोकती है तो इससे क्या होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन। अब टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब, जैसे मेरी ये जो चेयर है इसके मैंने व्हील लगाए हैं, ठीक है। अब कोई यहाँ पे मेरे साथ मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसको ना खींचा। अब मैं उसको अपने पास लेके आना चाहता हूँ, पर वो उसने दीवार को स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, वो नहीं हिल रहा, पर मेरे चेयर के नीचे व्हील लगे हुए हैं, तो जब मैं उसको खींचूंगा तो वो नहीं मूव करेगा, रादर मैं उसके पास चल जाऊंगा। और मैं उसके पास क्यों चला गया? क्योंकि जितनी फोर्स मैंने उस पर लगाई थी उतनी ही फोर्स उसने मेरे पे लगाई। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन। समझ आ रही बात? कि भाई मैं एक चेयर पे बैठा हूं, चेयर के नीचे व्हील्स हैं, फ्रिक्शन कम है, मेरा सामने दोस्त है, उसने दीवार को स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है और मैंने दोस्त को पकड़ा, मैं कहा यार तेरे को मैंने खींचना है। अब मैं उसको खींच रहा हूं, पर उसको खींचने के चक्कर में मेरी चेयर उसके पास चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि हम दोनों पे फोर्स लगी, पर क्योंकि मेरे को फ्रिक्शन कम मिल रही थी, तो वो फ्रिक्शन मेरे को रोक नहीं पाई, जिसके कारण मैं क्या कर गया, आगे चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जब नीचे वाली लेयर ऊपर वाली को रोक रही है, तो ऊपर वाली लेयर ने उसको नीचे वाले को कहा कि चल तू मेरे साथ चल। तो जब उसने कहा मेरे साथ चल, तो ये वाली जो लेयर है, हमने क्या नोटिस किया कि इसमें भी क्या आ गया, मोशन आ गया। फिर ऊपर वाली लेयर ने अपने नीचे वाली लेयर को मोशन दिया, फिर इसने, पर हर बार जो नीचे वाली लेयर में मोशन जाएगा ना, वो पहली वाली से थोड़ा कम हो जाएगा। कभी आप कभी भी नोटिस करो, जब एक डिस्कवरी चैनल या कोई भी साइंस वाला चैनल है, उसमें जब वो कोई डाइव करके पानी के अंदर जाता है और बिल्कुल डीप जाता है, तो वहां पे पानी बिल्कुल शांत होता है। तो ऊपर समुद्र के कितनी हलचल है, पर जितना नीचे जाओगे उतना वो शांत है, बिल्कुल रेस्ट पे है सारी दुनिया। वो मतलब वो सारे अंदर घूम रहे हैं, जो आपके फिश घूम रही है अंदर, वो सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं, पर वाटर जो है वो ऑलमोस्ट स्टिल है। तो हो क्या रहा है, ऊपर मोशन है, नीचे जाते जाते वो कम हो रहा है। तो अगर विद डिस्टेंस, अगर मैं विद डिस्टेंस देखो ये वेलोसिटी को देखूं कि मैं विद डिस्टेंस नीचे जा रहा हूं, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हाउ माय वेलोसिटी इज चेंजिंग विद डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मेरे पास ये वेलोसिटी और ये चेंज हो रही है विद डिस्टेंस। अच्छा, अगर कभी प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, तो ऊपर आ गया प्रेशर, वो चेंज हो रहा है विद
डिस्टेंस। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया तो ऊपर है टेम्परेचर और वो चेंज हो रहा है विद डिस्टेंस। ठीक है ना, बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? तो हमारे पास ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ गई एल टी माइनस वन और ये चेंज हो रही है विद डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये एल और ये एल दोनों क्या करेंगे, कैंसिल हो गए। तो आपकी डिमेंशन क्या बन गई, टी माइनस वन। और ये डिमेंशन को मैंने लिख दिया एम जीरो, एल जीरो एंड टी माइनस वन। तो ये हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गई। हाँ जी, क्लियर है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आ गया एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम स्मॉल ए के साथ लिखते हैं। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी, मतलब जो आपने टाइम लिया इस वेलोसिटी का चेंज। अब यहां पे ना ये जो चेंज इन वैल्यू या चेंज इन अ क्वांटिटी, तो अगर मैं एक चेंज इन अ क्वांटिटी को स्टडी करता हूं, मतलब एक क्वांटिटी का क्या कर रहा हूं, चेंज। अब चेंज का मतलब है दो चीजों को क्या करना है, माइनस। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि मैं एडिशन कर रहा हूं या सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं या ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास, मैंने आपको कहा बेटा 5 मीटर को 2 मीटर में ऐड करो, कितना आंसर बनेगा, 7 मीटर। मैंने कहा बेटा 5 मीटर को 2 मीटर से माइनस कर दो, 3 मीटर। मैंने कहा बेटा 5 मीटर के अंदर ना ऐड कर दो अपना 20 सेंटीमीटर। कर दोगे, 20 को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर को, तो आपके पास क्या आ गया, 5 मीटर प्लस 20/100, ये भी मीटर हो गया। और ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 5.2 मीटर। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा बेटा 5 मीटर को ना आप ना 2 kg के साथ ऐड करके बताओ कितना आंसर बना, बताओ। 5 मीटर को 2 kg के साथ ऐड करो, कितना आंसर बना, बोलो कितना आंसर बना, बोलो। तो कोई भी आंसर नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि सर ऐड ना तभी होगा अगर दोनों की नेचर सेम होगी, माइनस भी तभी होगा अगर दोनों की नेचर सेम होगी। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑफ टू quantities is only if their nature is same। और नेचर का मतलब यहां पर है डायमेंशन। नेचर का मतलब यहां पे क्या है, डायमेंशन। नेचर सेम मतलब डायमेंशन, मतलब अगर डायमेंशन सेम होगी तभी मैं प्लस कर सकता हूं, तभी मैं माइनस कर सकता हूं। तो चेंज ऑफ अ क्वांटिटी, चेंज ऑफ अ क्वांटिटी will have dimension same as that of quantity। मतलब चेंज इन वेलोसिटी की डिमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की डिमेंशन, चेंज इन एरिया की डिमेंशन वही होगी जो एरिया की डिमेंशन है, चेंज इन एक्सेलरेशन की वही डिमेंशन होगी जो एक्सेलरेशन की डिमेंशन है, चेंज इन फोर्स की वही डिमेंशन होगी जो फोर्स की डिमेंशन। क्योंकि चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और दो चीजों को माइनस तभी कर सकते हैं अगर उनकी डिमेंशन सेम होगी। तो अगर मैं कह रहा हूं चेंज इन एक्सेलरेशन, तो मैं एक्सेलरेशन का चेंज मतलब फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन, तो जिसका भी मैं चेंज निकाल रहा हूं जो उसकी डिमेंशन है उसके चेंज की भी, बोलो, वही डिमेंशन होगी। द चेंज की भी डिमेंशन वही होगी जो एक गिवन क्वांटिटी जिसको चेंज कर रहे हो उसकी डिमेंशन। चेंज इन वेलोसिटी की डिमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की डिमेंशन, क्योंकि आप वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करोगे तो आंसर भी वेलोसिटी आएगा, लेंथ माइनस लेंथ करोगे तो आंसर भी लेंथ आएगा। लेंथ माइनस लेंथ जीरो नहीं होगा, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ होगा, क्योंकि मैं यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहा,
मैं यहाँ पे डायमेंशन ले रहा हूं। तो यहां पर अगर कभी L माइनस एल आ गया तो L माइनस एल L है, और L प्लस एल L है, वो 2L नहीं है। L प्लस एल L है, L माइनस एल L है, और L प्लस टी वो नहीं हो सकता। L माइनस टी नहीं हो सकता। 5 मीटर को 5 सेकंड में ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो L प्लस टी नहीं हो सकता। हाँ, आप अभी अगर ऊपर देखो तो मैं मास को लेंथ से डिवाइड कर रहा था, मैंने मास को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो मैं डिफरेंट डायमेंशंस को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिफरेंट डायमेंशंस को डिवाइड भी कर सकता हूँ, पर मैं डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो 2 डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी डिवाइडेड, बट दे कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर ये लिख लो दैट 2 डिफरेंट डायमेंशंस, 2 डिफरेंट dimensions can be multiplied or divided, but we cannot add or subtract them। तो ना ही हम उनको ऐड कर सकते हैं, ना ही हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो L प्लस एल L, L माइनस एल L, L इंटू एल L की पावर 2, एंड L ओवर L L की पावर 0। हाँ, 1 L की पावर 0। तो यहां पर ये बात अब याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि L प्लस एल इज L, L माइनस एल, हाँ जी, L, L इंटू एल L की पावर 2, एंड L ओवर L L 0। मतलब इसको मैं 1 लिखूंगा, 1 का मतलब L की पावर 0। तो ये बातें क्लियर है? तो मेरे पास अगर मैं एक्सेलरेशन पे आ जाऊं तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी की वही डिमेंशन है जो वेलोसिटी की डिमेंशन है। तो वेलोसिटी की डिमेंशन आपने पीछे निकाल लिया L t माइनस 1 ओवर टाइम हो गया t। तो एक्सेलरेशन की डिमेंशन क्या होगी? L t माइनस 2। तो एक्सेलरेशन की होगी L t माइनस 2। तो ये बन गया m0 L1 एंड t माइनस 2। आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे फॉर्मूले से डिमेंशन बना रहा हूं? मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मेरे को फॉर्मूला पता होगा डिमेंशन बन जाएगी। और आप जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने अभी आपको शीट दी है, जरा देखो, देखो पहली शीट और दूसरी शीट में कितने टोटल क्वांटिटीज हैं? ये पहली और दूसरी 45 है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर एक शीट आगे पीछे, फिर उसके बाद फिर एक और शीट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टोटल 5 पेजेस हो गए, पहले दो में ही 45 है। तो अगर 5 लगाओ तो लगाओ, ये 100 से ऊपर है जो मैंने आपको दिए हैं, 100 से ऊपर डिमेंशन हैं। और अगर आप सबकी MLT की पावर लर्न करने लगे, पागल हो जाओगे। तो फिर बात है कि सर करेंगे क्या? करेंगे कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? फॉर्मूला। और फॉर्मूले से क्या बनाएंगे? डायमेंशन। फॉर्मूले से बनाएंगे डायमेंशन। और ये तो अभी थोड़ी है, क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं। ये वो है जो हमें आनी चाहिए। और इनमें से जो पहला पहला 2 पेज है ना, तो पक्का आना चाहिए। जो फर्स्ट 2 पेज है वो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सिलेबस का पार्ट है। बाकी जो है ना, वो ऐसा है कि आपका एग्जामिनर आपको ना, जब अभी आपके यूनिट टेस्ट होंगे तो वो इनमें से भी डिमेंशन डाल देगा। आपको कि सर ये क्या, वो क्यों डाल देगा? क्योंकि वो आपको थोड़ा तंग करना चाहता है, तो वो डालेगा। और अब वो आपको, अब हम कहेंगे हम कंप्लेंट कर देंगे, आप करोगे कंप्लेंट, वो कहेगा क्यों? आपने 9th में 10th में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी, आपने मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं पढ़ा। आपको कि हाँ पढ़ा है, तो फिर आपको आना चाहिए। ऐसे करके बात खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि एनसीईआरटी के हिसाब से तो हम, क्योंकि +1 में जो हम +1 में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से हमें उसकी डिमेंशन पता होनी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, लाइट है, ये सब हमें +2 में आएगा। तो उसकी डिमेंशंस हमने +2 में करनी है, पर आपको एग्जामिनर वो डिमेंशंस अभी भी डाल सकता है। तो यू नीड टू डू ऑल द डिमेंशन। पर सिंपल सी बात है,
अगर आप समझ लो कि फॉर्मूले से डिमेंशन कैसे बनाना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये सब हो जाएंगे। क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, व्हाट इज करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। आपको पता है व्हाट इज योर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन ओवर चार्ज। आपको पता है कि व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक पावर, तो वी आई टी। तो अगर आपको मतलब ना वो सारे फॉर्मूले पता है, तो आप इजीली अपनी गिवन क्वांटिटी को वहां पे डायमेंशंस निकाल सकते हो। हाँ जी, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको हम स्मॉल जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? ए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी। अब देखो यहां पे ना एक बात समझनी है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, मतलब उसका मोशन कभी भी चेंज नहीं होगा। कब तक? जब तक आप उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। अब मून जो है वो अपने एक्सिस पे नहीं घूम रहा, मून जो है वो वैसे ही अर्थ के आसपास घूम रहा है, पर वो अपने एक्सिस पे नहीं घूम रहा, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है। अब अर्थ क्यों घूम रही है? क्योंकि जैसे आपके पास एक फुटबॉल है, और फुटबॉल को अगर आप साइड से ऐसे हाथ मारो साइड से, तो बॉल क्या करेगी? घूमेगी। तो वो बॉल क्यों घूमेगी? क्योंकि साइड से आपने उसके ऊपर क्या किया? फोर्स लगाई और उसको रोटेशन दे दी। तो जब अर्थ बन रही थी तो हो सकता है कोई चीज उसको आके ऐसे हिट की, और उस टाइम जब हिट की तो इस हिसाब से हिट की कि अर्थ क्या करने लगी? घूमने लगी। अब वो जो घूमने लगी तो वो घूमते ही रहेगी जब तक उसको कोई आके रोकेगा नहीं। न्यूटन कहता है एक बार कोई मोशन स्टार्ट हो गया तो वो चलता रहेगा, अनटिल अनलेस उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके रोकेगी नहीं। तो यहां पर सिंपल सी चीज है कि यूनिवर्स में भी जो चल रहा है वो चल रहा है जब तक उसको कोई आगे रोकेगा नहीं, और हमारे केस में भी वही चीज चल रही है कि जो चल रहा है वो चल रहा है, उसको जब तक कोई रोकेगा नहीं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि यार अगर मैं रोकना चाहता हूं तो क्या करूंगा? फोर्स लगाऊंगा। उससे क्या होगा? बॉडी का मोशन चेंज होगा, वो स्लो होने लग जाएगी। और कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मैं मूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? उस बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा, उससे उसका मोशन बढ़ जाएगा। तो न्यूटन ने कहा कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसका मोशन या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो बॉडी के मोशन में चेंज लाएगा, फोर्स जो है बॉडी के मोशन में चेंज लाएगा। एंड चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो आ रही है ना वो फोर्स के कारण आ रही है। किसके कारण आ रही है? फोर्स। और अगर मेरे पास एक बॉडी है और उसका मास कांस्टेंट है, बॉडी का मास क्या है? कांस्टेंट है। तो उस मास को अगर आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बॉडी के ऊपर मिल जाएगी नेट फोर्स। तो आपको बॉडी पे क्या मिल जाएगी? नेट फोर्स। तो बॉडी पे जो नेट फोर्स, अगर मैंने वो नेट फोर्स निकालनी है तो किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी तो बॉडी के अंदर क्या आएगी? एक्सेलरेशन। नेट फोर्स लगेगी तो बॉडी में क्या आएगी? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन आने से उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मोशन चेंज होगा। एक्सेलरेशन आने से उसकी वेलोसिटी मतलब मोशन जो है वो क्या करेगा? चेंज होगा। तो मोशन चेंज करने के लिए नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन आएगी, एंड m इंटू ए क्या है? फोर्स है। अब यहां पे क्या हुआ? अगर बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ सिर्फ ग्रेविटेशनल, तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगी उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरे पास ये जैसे मार्कर मेरे हाथ में है, अभी इसके ऊपर ना दो फोर्स लग रही है। कौन सी? एक ग्रेविटी और एक मेरे हाथ की। मेरे हाथ ने अगर फोर्स लगानी बंद कर दी तो अब इसमें सिर्फ एक ही फोर्स रह जाएगी। कौन सी? ग्रेविटी। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे चला गया। नीचे क्यों चला गया? क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है, और अब जब ये नीचे जा रहा है, अब जब ये क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्यों? क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, और जब एक ही फोर्स, कौन सी? ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, तो जो बॉडी में एक्सेलरेशन आती है उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो बॉडी है इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, तो ये भी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डिमेंशन क्या थी? एल टी माइनस टू। तो इसकी वही आपकी डिमेंशन होगी m0 L1 एंड टी माइनस टू। हाँ, ये बात अलग है कि
कोई भी बॉडी की एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकती है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है वो फिक्स्ड है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ। तो अर्थ पे ये जो वैल्यू है फिक्स्ड है। हाँ, बाकी बॉडी कोई है, जैसे आपकी कार है, तो आपकी कार का इंजन इंजन जितनी ज्यादा नेट फोर्स लगाएगा एक्सेलरेशन उतनी आ जाएगी। तो इंजन की फोर्स बदल दोगे, एक्सेलरेशन बदल जाएगी। वो जो एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी फास्ट हो जाती है, तो जितना एक्सेलरेटर दबाएंगे उतनी एक्सेलरेशन बदल जाएगी तो चेंज इन मोशन भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो वो ए जो है वो हमारे ऊपर है, हम नेट फोर्स बदलेंगे तो ए भी बदल जाएगा। पर जो ग्रेविटी के कारण आ रहा है उसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, क्लियर है बात। और अब यहां पे एक और चीज निकल के आ गई कि अगर फोर्स फोर्स की डिमेंशन निकालनी, अब फोर्स आ गया तो फोर्स की डिमेंशन क्या होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैंने अब फोर्स की डिमेंशन निकालनी तो आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड मास m1 l, एक्सेलरेशन क्या है? l t-2। तो ये मेरे पास फोर्स m1 l1 एंड t-2। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि फॉर्मूले लर्न कर लो और फॉर्मूले लर्न करके डिमेंशन निकाल लो। पर एक चीज नोटिस करो, वेलोसिटी बार बार आ रही है, एक्सेलरेशन बार बार आ रही है, और आगे ना फोर्स भी बार बार आएगी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ना हर चीज फोर्स पे ही बेस्ड है। और फिर उसके बाद ना एनर्जी एंड वर्क बार बार आएगा। एनर्जी एंड वर्क क्यों बार बार आएगा? क्योंकि ना बेसिकली मैं चाहता ही ये हूं कि ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने काम करवा लो। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की कि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। मैंने काम करना है, मुझे एनर्जी चाहिए। मैं काम करूंगा, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। पर मैं जिस पे भी काम करूंगा ना उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मैं काम करना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी चाहिए। मैं काम करूंगा तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, पर जिस पे काम करूंगा उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये मेरे पास फैन है, ये मैं रोटेट कराना चाहता हूं तो मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको जनरेट करने के लिए आपके पास थर्मल प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो आपने थर्मल प्लांट में क्या किया? वो कोल को बर्न किया, उसको बर्न करने से एनर्जी आई, उस एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके घर आई, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी ने आपने फैन को क्या किया? रोटेट किया। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि आपके काम हो जाए, ताकि आपके काम हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मेरी फिजिक्स में ना मैं सब यही करना है, घुमा फिरा के मैंने यही करना है। और जब मैंने ये करना है तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया? एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स और एक वर्क या एनर्जी। इनकी ना जो मतलब जरूरत है मेरे को बहुत पड़ेगी, तो ना इनकी डिमेंशन में लर्न कर लूंगा। इनकी डिमेंशन में क्या करूंगा? लर्न। तीन चार तो लर्न कर ही सकते हैं, और फिर इनको मैं लगा लगा के बाकियों के आंसर निकाल। ओके, तो मेरे पास अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की डिमेंशन क्या है? m1 l1 एंड t-2। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? l। तो आपके पास डायमेंशन क्या बनी? m1 l2 एंड t-2। तो ये वर्क की डिमेंशन बन गई। दिस इज द डिमेंशन ऑफ वर्क। ये आपकी वर्क की डिमेंशन बन गई, m1 l2 एंड t-2। और वर्क और एनर्जी आपस में सिनोनिमस है। वर्क और एनर्जी का आपस में सिनोनिमस रिलेशन है, क्योंकि वर्क करोगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी ले आओगे तो वर्क करने की ताकत आ जाएगी। तो कहने का मतलब कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड। तो अगर मैं अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी लूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ की तो कोई डिमेंशन होगी नहीं, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। एम की डिमेंशन ये मास, वेलोसिटी क्या है? एल t-1। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया? m1 l2 एंड t-2। अगर आप ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क की डिमेंशन सेम है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि सर चलो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, हाँ जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। m क्या हो गया? मास। g क्या हो गया? l t-2। h क्या हो गया? लेंथ। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन गई? m1 l2 एंड t-2। और अगर इसको देखूं तो ये भी डिमेंशन वही बन गई। तो ये मेरी जो डिमेंशन बनी, देखो ये वाली जो डिमेंशन बनी ये भी सेम वही बनी। तो मैंने क्या नोटिस किया कि अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की कि चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, अब इसका मतलब चाहे हीट एनर्जी हो
चाहे केमिकल एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर मैं देखूं तो उसके अंदर क्या होगा, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर जो हमारी गिवन डायमेंशन होगी वो होगी m1 l2 एंड t माइनस टू। तो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो m1 l2 एंड t माइनस टू, मतलब सेम एज वर्क। जो वर्क की डायमेंशन है ना, वही किसी भी एनर्जी की फॉर्म, मतलब अगर मैं आपको कहता हूं बेटा न्यूक्लियर एनर्जी, घबराना नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम है। हाँ जी ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्लियर है। और ये अब जो मैं लिख रहा हूं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, इनकी जो डायमेंशंस हैं इनको मन ने क्या करना है, लर्न कर लेना है। इसकी डायमेंशन आ गई एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन क्या आ गई एल टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन क्या आ गई एम वन एल वन टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन क्या आ गई एम वन एल टू एंड टी माइनस टू। और ये जो वर्क है इसको मैं एनर्जी के साथ भी कोरिलेट कर सकता हूं। ये जो वर्क है इसको मैं एनर्जी के साथ भी कोरिलेट कर सकता हूं। तो ये मेरे वो मेन डायमेंशंस हैं जिनको मैंने क्या कर लेना है, लर्न। बाकियों को मैं खुद क्या करूंगा, मौके पे ड्राइव। बाकियों को लर्न मत करो, मौके पे ड्राइव करो। मौके पे बस कैसे, फॉर्मूला लिखो और फिर उसको बना लो। तो अभी आपने घर जाके करना यही है कि ये सारे फॉर्मूले पहले पढ़ने हैं, डायमेंशन नहीं करनी, फॉर्मूले पढ़ के खुद डायमेंशन बनानी है और फिर चेक करना है कि यार सही बन गई। फॉर्मूला करके खुद उससे डायमेंशन बना के फिर डायमेंशन चेक करोगे यार डायमेंशन सही बन गई, बन गई, वेरी गुड। तो सारी ऐसे बनानी है और फिर उसके बाद ना एक पेज पे सिर्फ क्वांटिटी लिखनी, फॉर्मूला भी नहीं देखना, क्योंकि फॉर्मूला तो लर्न करना है और ये फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे। कल को जब आपने पेपर देने जाने तो फॉर्मूले पता होंगे तभी तो वो आप अपना काम कर पाओगे। और जब कंपटीशन में तो वैसे भी फॉर्मूले चाहिए, क्लास में भी चाहिए, तो फॉर्मूले तो लर्न ही करने पड़ेंगे। और अब इसके अलावा मेरे पास लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। और लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बॉडी में कितना मोशन है उसको क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। अब देखो मेरे पास लेट अस से ये मार्कर है, मैंने ऐसे फेंका, आप कैच कर लोगे, ऐसे फेंका आप क्या करोगे, कैच कर लोगे। पर अगर मैं एक बुलेट, गन के अंदर बुलेट डालूं और फिर ऐसे फायर करूं तो आप साइड पे होगे, आप कैच नहीं करोगे। करोगे कैच, आप कैच नहीं करोगे, क्योंकि कैच करने के चक्कर में वो बुलेट आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगी, तो आप साइड पे हो जाओगे। क्यों, क्योंकि बुलेट में मोशन बहुत ज्यादा है। तो एक बात तो होगी कि किसी चीज में स्पीड ज्यादा होगी तो उसमें मोशन ज्यादा होगा। अब देखो एक बच्चा है छोटा सा, वो अपने ना वो 3 पहिए वाली साइकिल पे आ रहा है, अपनी तरफ से बड़ी जोर जोर से चला रहा है फास्ट। तो आपने कहा ओए ओए ओए, मेरा प्यारा प्यारा, ऐसे करके आप उसके सामने आ गए, आपने उसकी साइकिल रोक ली। वो कहता मेरे को जाने दो भैया, मैंने जाना है, आपने उसकी साइकिल पकड़ ली, आप उसे पंगे ले रहे हो। ठीक है, तो वो दूर से आ रहा था, अब सामने खड़े होके आपने पकड़ लिया उसको। अब ना उतनी ही स्पीड पे, उतनी ही स्पीड पे बस आ रही है, अब सामने खड़े होके रोकोगे, सनी देओल बनोगे कि चल यार बस सारी, कोई नहीं रोक लेने, ए जे मेरे हाथ से नहीं रोकता, मैं खड़े होके रोक लेना, करोगे ऐसे? नहीं करोगे। क्यों, चाहे वो स्लो है, चाहे वो बस स्लो है, पर आप उसको नहीं रोक पाओगे क्योंकि उसमें मोशन बहुत ज्यादा है। दिखने में लग रहा है कि स्लो है पर उसमें मोशन बहुत ज्यादा। कोई भी चीज को अगर रोकने में प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब उसमें मोशन बहुत ज्यादा है। अब उसमें मोशन ज्यादा पता है क्यों है, क्योंकि वो बस के अंदर मास ज्यादा होने से बहुत ज्यादा उसमें एटम्स हैं और हर एटम मोशन में है, तो इसलिए ओवरऑल बॉडी का मोशन बहुत ज्यादा होगा। तो किसी बॉडी का जो टोटल मोशन होता है वो उसका मास और उसकी वेलोसिटी डिसाइड करता है। तो बॉडी का मोशन वेलोसिटी से तो होगा पर साथ में मास से भी होगा, और बॉडी का जो ओवरऑल मोशन होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और इसकी अगर डिमेंशन बनानी है तो बताओ क्या बनेगी,
एम एल टी -1। हाँ जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरे पास आ गया पावर। हाँ जी, पावर का फॉर्मूला है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब वर्क डन ओवर टाइम टेकन। तो वर्क डन ओवर टाइम टेकन, तो एक वर्क को कितना टाइम लगा करने में, वर्क डन ओवर टाइम टेकन, दैट इज नोन एज पावर। अब इसको थोड़ा समझें। देखो, हर चीज को ना समझना जरूरी है। वैसे तो वर्क डन ओवर टाइम पड़ा हुआ है, पर समझना जरूरी है। जैसे ये रूम है, इस रूम में बहुत सारे डेस्क है। मैंने आपको कहा कि बेटा, एक स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा बेटा ये डेस्क बाहर निकाल दो, थोड़ी सफाई करनी। तो बच्चे ने डेस्क बाहर निकाल दी, उसको बाहर निकालने में लगे 20 मिनट्स। हमने सफाई की, डेस्क अंदर ला के रखा। अब 2 दिन बाद हमने फिर दोबारा कमरे को साफ करना है, तो अब मैंने किसी और स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा यार बेटा ये डेस्क बाहर निकाल दो। पहले वाले को कहूंगा, वो गुस्सा करेगा, कहेगा सर हाथ है, कोई बंदा रख लो। तो दूसरे को कहा, मैंने कहा ये डेस्क बाहर निकाल दो। उसने अब डेस्क बाहर निकाले, उसने डेस्क निकाले इन 10 मिनट्स। पहले वाले ने निकाले थे इन 20 मिनट्स, इस वाले ने निकाले इन 10 मिनट्स। दोनों ने काम सेम किया, पर दूसरे वाले ने कम टाइम में किया। जो कम टाइम में काम करेगा उसके अंदर पावर ज्यादा है। क्या ज्यादा है? पावर। काम तो सेम ही हुआ है, काम सेम ही हुआ है, पर जिसने कम टाइम में वो काम किया, जिसने कम टाइम में वो काम किया, उसकी क्या ज्यादा है? पावर ज्यादा। ऐसे ही आपने घर में वो टैंकी, ऊपर टैंकी लगाई है, उसमें पानी भरना है, तो नीचे मोटर होती है। अब कभी बाई चांस मोटर खराब हो जाए, तो जब हम वो कहते हैं कि यार मोटर नवी ला दो, तो वो पूछता है कि जी केड़ी लावा, 500 वाट दी लावा या 1000 वाट दी लावा। मतलब मैं 500 वाट की मोटर लगाऊं या 1000 वाट की मोटर लगाऊं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो हम कहेंगे यार फर्क की पैंदा है। वो कहता जी जी 500 वाली वो सस्ती आएगी, 1000 वाली जी वो महंगी आएगी। 500 वाली नाल पानी भर जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। 1000 वाली नाल छेती पानी भर जाएगा। क्यों? दोनों ने क्या करना है? खींच के पानी ऊपर भेजना। पर जिसकी पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा पानी को ऊपर भेज देगा इन लेस टाइम। समझ रहे बात को? तो पावर का मतलब काम तो दोनों नहीं करना है। वो 500 वाली मोटर, जो 500 वाट वाली मोटर है, उसने भी आपकी टैंकी भर देनी है, और 1000 वाट वाली ने भी आपकी टैंकी, दोनों ने काम कर देना है। पर एक ने काम कम टाइम में करना है, एक ने काम ज्यादा टाइम में करना है। और जो कम टाइम में काम कर रहा है उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? m1 l2n t-2। एंड टाइम टेकन जो है वो हमारे पास आ गया t। तो अगर मैं इसको नोटिस करूं तो ये क्या बन गया? m1 l2n t-3। तो ये हमारी पावर की डिमेंशन। सो कहने का मतलब कि फॉर्मूला पता है तो डायमेंशंस बन जाएंगी। तो अभी 2 दिन और हम लेंगे जिसमें हम डायमेंशंस बनाना सीखेंगे, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मूले के बारे में आइडिया दे दूं। उसके बाद फिर जो मेन मेन डायमेंशंस हैं वो मैंने आपको कराने के बाद इसकी एप्लीकेशंस पे हम आ जाएंगे। बाकी डायमेंशंस आपने खुद कोशिश करनी है बनाने की। ठीक है जी, फॉर्मूला देखना है, डायमेंशन बनाना, और फिर जो नहीं बनेगा वो मेरे को पूछना है, वो हम डिस्कस करें। तो हम इस तरीके से, इस स्ट्रेटेजी से चलें।